आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। और ये टॉपिक हमने राजनीति विज्ञान कक्षा 12 की स्वतंत्र भारत में राजनीति नामक पुस्तक से लिया है। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में आज हम जिन टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे उनमें पहला है ट्रस्ट विद डेस्टिनी। ये क्या है? ट्रस्ट विद डेस्टिनी क्या है? उसके बाद आज़ादी से पूर्व जनता की और लोकप्रिय नेताओं की सोच क्या थी और किस बात पर सहमति थी। आज़ादी के समय की परिस्थितियां कैसी थी और राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी थी। राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौतियों की अगर हम बात करें तो राष्ट्र की एकता और अखंडता सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी चुनौती थी। उसके बाद दूसरे नंबर पर थी लोकतंत्र की स्थापना और तीसरे नंबर पर सबकी भलाई। ये तीन चुनौतियां प्रमुख चुनौतियां थी। इसके बाद हम बात करेंगे द्विराष्ट्र सिद्धांत, विभाजन की समस्याएं, विभाजन के परिणाम और महात्मा गांधी का आज़ादी के जश्न में शामिल न होना। ये सब आज की हमारे टॉपिक होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रस्ट विद डेस्टिनी की। ये जो ट्रस्ट विद डेस्टिनी है, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने आज़ादी वाली 14-15 अगस्त मध्य रात्रि को जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारी संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया था। और उस संविधान सभा के अंदर जो इनका भाषण हुआ था उसी को हम ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जानते हैं, जिसे हम हिंदी में भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट इस नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा प्रश्न क्लियर होता है कि ट्रस्ट विद डेस्टिनी क्या है। तो ट्रस्ट विद डेस्टिनी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आज़ादी के समय संविधान सभा को दिया गया वो संबोधन है, वो भाषण है, जिसे भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें उन्होंने इस बात पर चर्चा की महत्वपूर्ण रूप से कि जो हमें आज़ादी मिली है वो लंबे संघर्ष के बाद मिली है। इसमें लोगों की आकांक्षाएं भी जुड़ी हुई हैं, लोगों के सपने भी जुड़े हुए हैं। तो अब हमारा जो कार्य है वो शुरू होता है। इसके बाद हम बात करते हैं आज़ादी से पूर्व सहमति या सोच के बारे में। तो आज़ादी से पहले जो लोगों की सोच थी उनमें अलग अलग सोच थी, लेकिन दो बातों पर सबकी सहमति थी कि जो भी हमारा शासन होगा वो लोकतांत्रिक होगा। हमारे जो देश का शासन होगा, देश में सरकार बनेगी, वो लोकतांत्रिक तरीके से बनेगी और सबकी भलाई के लिए कार्य किया जाएगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, या किसी भी भाषा को बोलने वाला हो, किसी भी क्षेत्र का हो। किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबके साथ सबकी भलाई के लिए कार्य किया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं आज़ादी के समय की परिस्थिति में हम विशेष रूप से 3 बातों पर चर्चा करेंगे: विभाजन, विस्थापन और हिंसा। देखिए, जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ तो उस समय मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग करी और पाकिस्तान की मांग जो की, कांग्रेस ने उसका विरोध किया। लेकिन ये जो विभाजन था, इसका आधार देखिए, इसका आधार था धार्मिक आधार, यानी जिस स्थान पर जिस धर्म के लोग ज़्यादा होंगे उसको उसी
क्षेत्र में रखा जाएगा। जैसे अगर मुस्लिम ज़्यादा है, मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, तो पाकिस्तान में रखा जाएगा, और अगर हिंदू बाहुल्य इलाका है तो उसको हिंदुस्तान में रखा जाएगा। तो अब इस समय 2 इलाके थे, एक पूर्व और एक पश्चिम। ये 2 इलाके ऐसे थे जो मुस्लिम बाहुल्य थे, और बीच में ऐसा इलाका था जो हिंदू बाहुल्य था। तो अंत में निर्णय ये हुआ कि पाकिस्तान 2 भागों में बना दिया जाए, 2 पाकिस्तान बना दिया जाए, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। अब देखिए, जो पश्चिमोत्तर पाकिस्तान है उसके अंदर एक नेता थे उस समय के जो निर्विरोध निर्विवादित नेता थे, खान अब्दुल गफ्फार खान। ये विभाजन नहीं चाहते थे, और इनको लोग सीमांत गांधी के नाम से जानते थे। सीमांत गांधी के नाम से ये फेमस थे। ये नहीं चाहते थे कि विभाजन हो, लेकिन फिर भी इन सबको नज़रअंदाज करते, मुस्लिम लीग की मांग को मानते हुए और ब्रिटिश सरकार के दबाव को, सीमांत गांधी की जो मांग थी उसको भी नकारते हुए अंत में ये डिसीजन लिया गया कि जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है उसे पाकिस्तान बना दिया जाए, और जो हिंदू बाहुल्य इलाका है उसे भारत या हिंदुस्तान बना दिया जाए। इस तरीके से धार्मिक आधार पर बंटवारा, देश का विभाजन हुआ। फिर इसके बाद हम बात करते हैं विस्थापन की। लोगों को इतना कम समय दिया गया कि वो अगर अल्पसंख्यक यानी हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों में जो मुस्लिम हैं वो चाहें तो खाली करके दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, और इसी तरह मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में रहने वाले अल्पसंख्यकों को भी यही कहा गया। इतने अल्प समय के कारण बहुत कम सामान के साथ वो लोग अपना घर बार छोड़ करके, यानी कम से कम हम बात करें तो 80 लाख लोगों का विस्थापन हुआ। 80 लाख लोग उसी दिन 2-4 घंटे की अवधि में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचे। अब इसमें क्या हुआ कि जहां बहुसंख्यक आबादी थी उन्होंने अल्पसंख्यकों पर हिंसा करी। दोनों ही संप्रदाय के लोगों ने एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, और इस तरीके से हिंसा की जो घटना घटी इसमें कम से कम 5 से 10 लाख लोग प्रभावित हुए। तो इस तरीके से आज़ादी के समय की जो परिस्थिति थी बहुत ही विकट थी, क्योंकि जो विभाजन हुआ धार्मिक आधार पर हुआ था, जो विस्थापन हुआ उस विस्थापन में लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। कम से कम सामान के साथ लोग इधर से उधर हुए, बहुत सारी हिंसा हुई, हत्याएं, बलात्कार, पता नहीं क्या क्या कौन कौन सी इस तरीके की घटनाएं हुई जिनके बारे में हम सोच कर भी कांप जाते हैं। विस्थापन के बाद भी उन लोगों को अपना घर बार छोड़ करके शिविर में रहना पड़ा। जो शरणार्थी शिविर होते हैं सालों तक उन्हें इस शिविर में रहना पड़ा, यानी त्रासदीपूर्ण जीवन। इसके बाद ये परिस्थितियां तो हमारी आज़ादी के समय थी, और उसके बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे सामने अब चुनौती आ गई। वो सबसे बड़ी चुनौती थी राष्ट्र की एकता और अखंडता की, कि हम कैसे इस बिखरे हुए राष्ट्र को एकता और अखंडता के सूत्र में बांध पाते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे आती है लोकतंत्र की स्थापना, और तीसरे नंबर पर आती है सबकी भलाई। तो हम राष्ट्र की एकता और अखंडता के क्षेत्र में जो भी परेशानियां आई वो कैसे आई इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द्विराष्ट्र सिद्धांत, और ये द्विराष्ट्र सिद्धांत मुस्लिम लीग द्वारा दिया गया। मुस्लिम लीग ने ये सिद्धांत दिया कि ब्रिटिश इंडिया के 2 टुकड़े होने चाहिए। ये जो मुस्लिम लीग है इसका गठन 1906 में मुसलमानों के हितों के लिए हुआ, कि मुसलमानों के हितों के लिए गठित की गई, और इसी ने द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया कि जो हिंदू बाहुल्य इलाका है वो भारत होना चाहिए, जहाँ हिंदू बाहुल्य है वो भारत, और जहाँ मुसलमान है वो पाकिस्तान।
इन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश भारत है वो 2 कौम वाला देश है, हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं, इसलिए दोनों का अलग अलग देश होना चाहिए। जो कांग्रेस है ये विभाजन का विरोध कर रही है। कांग्रेस विभाजन के पक्ष में नहीं है, सहमत नहीं है, लेकिन मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग कर रही है, डिमांड कर रही है। और अंत में ये कांग्रेस के विरोध, मुस्लिम लीग की मांग, इन दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाने के लिए ब्रिटिश सरकार का दबाव या हस्तक्षेप, और परिणाम हुआ विभाजन, भारत और पाकिस्तान। तो इस तरीके से ये जो परिस्थिति है बनी। इसके बाद देखिए विस्थापन की समस्याएं। तो विस्थापन की जो समस्याएं हैं उनको हम 4 भागों में बांट करके अध्ययन करेंगे। विभाजन का आधार, तो विभाजन का आधार हम पढ़ चुके हैं, हमें थोड़ा सा नॉलेज है कि विभाजन का आधार था धार्मिक। धर्म के आधार पर विभाजन हुआ है। हिंदू बाहुल्य इलाका हिंदुस्तान और मुस्लिम बाहुल्य इलाका पाकिस्तान। तो इस तरीके से 2 देश बन गए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। लेकिन मुस्लिम बाहुल्य इलाके 2 होने के कारण पाकिस्तान 2 बने, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। तो इस तरीके से देखिए कि एक राष्ट्र को धार्मिक आधार पर, और जब परिस्थिति ऐसी थी कि देश का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं था जहाँ पे कोई एक ही धर्म के लोग रहते हों, हर जगह ये लोग बिखरे हुए थे, सभी धर्मों के लोग सब जगह रहते थे। तो ऐसी कंडीशन में ये जो विभाजन का आधार था वो बहुत ही त्रासदीपूर्ण था। फिर इसके बाद दूसरी बात आती है कि जो सारे मुसलमान थे वो पाकिस्तान जाना ही नहीं चाहते थे। पहली बात तो वो विभाजन ही नहीं चाहते थे, दूसरी बात कि वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे, तीसरी बात अल्पसंख्यकों की समस्या। जहाँ जहाँ अल्पसंख्यक थे वहाँ बहुसंख्यक लोग उनके साथ हिंसा कर रहे थे, लूटपाट, हत्या, बलात्कार, इस तरह का वातावरण उस समय चल रहा था कि लोग अपनी बहू बेटियों को बचाने के लिए खुद भी उनकी हत्याएं कर रहे थे ताकि उन्हें दूसरे धर्म के लोगों के साथ नहीं रहना पड़े। तो लगातार हिंसा, लूटपाट और हत्या का जो माहौल बना था, ऐसे समय में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जो समस्या थी वो भी बहुत बड़ी समस्या थी कि किस तरीके से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा हो सके। इसके बाद बात करें हम, कुछ घंटों का समय दिया गया कि जो भी हिंदू और मुस्लिम अपना स्थान बदलना चाहते हैं वो कुछ घंटों में देश खाली कर दें। तो अब आप बताइए कि यदि हम कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बनाते हैं तो बहुत सारी तैयारियां और बहुत सारे दिन पहले से शुरू कर देते हैं, जबकि हमें कुछ दिनों के लिए रहने जाना होता है। अब आप सोचिए यदि हमेशा के लिए अपना घर छोड़ना पड़े और ये भी पता नहीं हो कि कहाँ जाके रहेंगे, जगह मिलेगी या नहीं, रोजगार होगा या नहीं, क्या होगा, बहुत सारे असमंजस की स्थिति, डर, भय की स्थिति। लेकिन जो भय था उसने मजबूर कर दिया और कम से कम 80 लाख लोग उस दिन इधर से उधर हुए। ये जो विभाजन की समस्याएं थी। इसके बाद हम बात करते हैं विभाजन का परिणाम क्या निकला। तो विभाजन का परिणाम देख लीजिए। जब कोई भी हिंसात्मक घटना होती है तो उसका परिणाम तो हम जानते हैं कि परिणाम शुभ नहीं होता है। सबसे ज्यादा हिंसा हुई, सांप्रदायिक हिंसा। एक संप्रदाय ने दूसरे संप्रदाय के लोगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। ये सांप्रदायिक हिंसा इतनी ज्यादा बढ़ गई कि कम से कम 5 से 10 लाख लोग प्रभावित हुए, किसी हिंसा से मारे गए। इस हिंसा में कम से कम 5 से 10 लाख लोग मारे गए। और जो विस्थापन हुआ
पाकिस्तान से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से पाकिस्तान में कम से कम 80 लाख लोगों के घर बार छूट गए और उन्हें शिविर में रहने को मजबूर होना पड़ा और उन्हें इसी के साथ साथ बहुत सारी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी। हमारी पुस्तक में एक एग्जाम्पल दिया गया है कि ट्रेन के अंदर भी जब लोग जा रहे थे तो उस ट्रेन में, जब वो ट्रेन पाकिस्तान पहुंची तो रास्ते में ही उस ट्रेन को रोका गया और जो गैर मुस्लिम थे उनकी हत्या की गई, मारा पीटा गया, और जो मुस्लिम लोग थे उन्हें नाश्ता करवाया गया, हलवा, फल, दूध वगैरह दिया गया और ये कहा कि हमें पता नहीं था वरना हम आपका स्वागत और अच्छे तरीके से करते। तो सोचिए, ये तो एक एग्जाम्पल है कि असल में क्या हुआ होगा। इसके बाद आप देखिए कि एक धर्म के लोगों ने दूसरे धर्म के लोगों की हत्याएं करनी शुरू कर दी, महिलाओं के साथ बलात्कार जैसे काम शुरू हो गए और लोगों ने अपनी बहन बेटियों को, अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी बहन बेटियों को खुद ही मारना शुरू कर दिया। इसी के साथ साथ हुआ संपत्ति का बंटवारा, और इस संपत्ति में बंटवारा आप देखिए कि वित्तीय संपत्ति के साथ साथ जो भी संसाधन थे, यहाँ तक कि जो कुर्सियाँ थी उनका भी बंटवारा हुआ। जो कर्मचारी थे रेलवे के या सरकारी जो कर्मचारी थे उनका भी बंटवारा हुआ। संपत्ति के बंटवारे के साथ साथ ये सब बंटवारा भी हुआ।